हम्म। अब अपन बात करने वाले हैं ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर की। किसकी बात करने वाले हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर की। और इतनी देर जब अपन बात कर रहे थे वो कर रहे थे ए साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। किसकी बात कर रहे थे? ए साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो क्या होता है कि ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर की अपन को जरूरत पड़ी। तो सिंपल सी बात है, देखो एक कहानी मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो ग्लूकोज की दो स्ट्रक्चर होती है, एक होता है ए साइक्लिक और एक होता है साइक्लिक। जो नेचर में एग्जिस्ट करती है वो साइक्लिक भी करती है और ए साइक्लिक भी, ठीक है ना। पर अपन ए साइक्लिक स्ट्रक्चर से ए साइक्लिक से अपन क्या नहीं कर सकते, सारी प्रॉपर्टी ग्लूकोज की नहीं समझा सकते। इसलिए अपन को कुछ प्रॉपर्टी समझाने के लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर की भी जरूरत पड़ती है। तो क्या होता है और कैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है और इसके क्या क्या प्रूफ है, इसके बारे में बातें अपन करने वाले हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के अंदर। तो मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज अंडरस्टैंड बाय ए साइक्लिक स्ट्रक्चर बट सम प्रॉपर्टी प्रूव दैट ग्लूकोज एग्जिस्ट इन साइक्लिक फॉर्म। कुछ प्रूफ ऐसे हैं, है ना, कुछ रिएक्शन ऐसी है जिससे पता चलता है कि ग्लूकोज किस में एग्जिस्ट करता है। ग्लूकोज एग्जिस्ट इन साइक्लिक फॉर्म। तो ग्लूकोज कौन सी फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है? साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इस चीज़ के क्या क्या प्रूफ है जिससे अपन को ये पता चल जाता है कि ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, क्यों पहले तो साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों कैसे पता चला, तो क्या है कि ग्लूकोज की सारी प्रॉपर्टी अपन ए साइक्लिक स्ट्रक्चर से नहीं समझा सकते, अपन को साइक्लिक स्ट्रक्चर की भी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन है जिससे अपन को पता चल गया कि ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो ग्लूकोज हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप, सब जानते हैं कि ग्लूकोज के पास क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो अपन ने थोड़ी पीछे वाली वीडियो में देखा था कि एल्डिहाइड के प्रूफ के लिए अपन ने ब्रोमीन वाटर डाला था, जो वास्तव में क्या होता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसके प्रेजेंस में क्या बना था? ग्लूकोनिक एसिड बना था, ठीक है ना, ग्लूकोनिक एसिड बना था। पर देखो ग्लूकोज हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है ना, बट वो शिफ्ट टेस्ट नहीं देता। कौन सा टेस्ट नहीं देता? शिफ्ट टेस्ट। शिफ्ट टेस्ट क्या होता है, किसके लिए होता है? शिफ्ट टेस्ट होता है सिर्फ रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है, और सिर्फ रिएजेंट होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो एल्डिहाइड का रिडक्शन नहीं कर पाता, एल्डिहाइड का रिडक्शन नहीं कर पाता। इसका मतलब ये शिफ्ट टेस्ट नहीं देगा, इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि वहाँ पर एल्डिहाइड फ्री नहीं है अभी। इसका मतलब एल्डिहाइड काम में बिजी है। एल्डिहाइड कहाँ बिजी है? कहीं ना कहीं बॉन्ड बना रखा है इसने। इसका मतलब कहानी को समझो, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप, अपन ने पहले ही बात करी थी, क्योंकि अपन ने जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराई थी वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, जिसके प्रेजेंस में ग्लूकोनिक एसिड बना था। पर इन केस ऑफ अगर अपन सिर्फ टेस्ट या सिर्फ रिएजेंट के प्रेजेंस में, सिर्फ रिएजेंट क्या होता है? वीक होता है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो रिडक्शन करेगा, क्या करेगा? सॉरी, ऑक्सीडेशन करेगा। क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है सिर्फ टेस्ट, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये इसके साथ जब वीक होता है, पर क्या होता है? वीक होता है। तो वीक होगा जब इसके साथ एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करना चाहेगा तो ये रिएक्शन होगी नहीं। इसका मतलब सिर्फ रिएजेंट इसके साथ रिएक्शन नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप अभी फ्री नहीं है। एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है, इसका मतलब एल्डिहाइड ने कहीं ना कहीं बॉन्ड बना रखा है। तो इसका मतलब ये टेस्ट इस चीज़ को प्रूव करता है कि एल्डिहाइड कहीं ना कहीं साइक्लिक स्ट्रक्चर में बिजी है। समझ में बात को? ये पहला प्रूफ है। आगे भी देखेंगे कैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है, तो वहाँ देखना एल्डिहाइड कैसे पार्टिसिपेट करेगा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने में। तो एल्डिहाइड बिजी रह जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पर ब्रोमीन वाटर होता है ना, ब्रोमीन वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो है ना, तो जहाँ मान के चलो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एल्डिहाइड ग्रुप जहाँ बिजी होता है ना, उसको वहाँ से हटा के अपने साथ काम लगा लेगा। तो पर ये तो सिर्फ रिएजेंट तो बहुत ज़्यादा वीक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसको ये इतनी औकात नहीं है कि सिर्फ रिएजेंट इसको इसके बिजीपन को हटा सके। समझे मेरी बात को? जैसे कि बात करूँ, ये एल्डिहाइड है ना। आगे बात करेंगे, देख लो थोड़ा आगे स्ट्रक्चर में जाते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर में घूमने की कोशिश करते हैं। देखो ग्लूकोज कैसे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। तो ग्लूकोज की पहली स्ट्रक्चर देखो, ये अच्छे से समझ में आता है तुमको। ये ग्लूकोज दिख रहा है तुमको, ये ग्लूकोज दिख रहा है। ग्लूकोज यहाँ से देखो, ग्लूकोज में ये क्या है? एल्डिहाइड है ना। एल्डिहाइड में जो OH है ना, ये एल्डिहाइड है और ये 5 नंबर का 1 2 3 4 5 नंबर का जो काइनल सेंटर पे जो OH है, वो इसके साथ क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा। और क्या कर देगा? यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? इन दोनों के बीच में एक
ईथर बॉन्ड बन जाएगा, जैसे होता है ना ईथर वाला बॉन्ड बन जाएगा। तो इसका मतलब समझने की कोशिश करना कि यहाँ से देखना अच्छे से, यहाँ 5 नंबर वाला कार्बन है पे OH और इन दोनों के बीच में क्या हुआ, हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड हट गया। यहाँ से तो क्या हट गया, समझ रहे मेरी बात को। तो यहाँ से ये पूरी रिएक्शन होगी, इसकी तरह पूरी रिएक्शन हो गई। जैसे कैसे रिएक्शन होगी अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो होता कैसे है, देखो होता कैसे है। जैसे ही यहाँ पर बेसिक मीडियम होगा, जैसे ही यहाँ पर क्या होता है बेसिक मीडियम आएगा, तुम्हें पता है बेसिक मीडियम में क्या होगा, ये यहाँ से H+ हट जाएगा, H+ हटता है यहाँ पर क्या आएगा OH- इस एल्डिहाइड पर अटैक कर देगा, है ना। न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, NAR रिएक्शन हो जाएगी। कैसी होगी देखना, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है तुमको, एल्डिहाइड ग्रुप पे यहाँ पर आके किसने अटैक कर दिया, ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा, ठीक है ना। पर यहाँ पर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिला के ये हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन कौन किसने हटाया, बेस ने हटा दिया, H+ के फॉर्मेट में हट गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ऐसे स्ट्रक्चर को समझो, देखो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो हाँ यही समझ लो थोड़ा, यहाँ समझते हैं। जैसे कि ये है एल्डिहाइड, क्या है, ये है एल्डिहाइड, जो ऐसे नहीं, ये है एल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है ना। और नीचे की तरफ क्या है, कार्बन है, ये 5 नंबर कार्बन है, इस पे क्या है OH, क्या है OH। यहाँ से ये H+ हट जाएगा, किसके फॉर्मेट में H+ हटेगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या आएगा माइनस चार्ज इस पर अटैक करेगा। जैसे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, माइनस आएगा इधर, और ये हाइड्रोजन आके इधर इसके ऊपर अटैक हो जाएगा, ये OH आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, और यहाँ पर OH आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो इसने क्या कर लिया, ग्लूकोज होगी साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट होगी। तो क्या एल्डिहाइड ग्रुप ने 5 नंबर के साथ, 5 नंबर कार्बन पे उपस्थित OH के साथ क्या कर लिया, रिएक्शन कर ली। इसका मतलब एल्डिहाइड कहाँ हो गया, बिजी हो गया। तो एल्डिहाइड जब बिजी हो गया तो एल्डिहाइड वहाँ पर है नहीं, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो इस वजह से वो शिफ्ट टेस्ट अभी नहीं देगा। इसका मतलब शिफ्ट टेस्ट नहीं देना, शिफ्ट टेस्ट नहीं देना, ये इस चीज़ का प्रूफ है कि वास्तव में ग्लूकोज है वो कौन सी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। पर यहाँ पर अगर मैं ब्रोमीन वाटर ले लूँगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, क्या ले लूँ, ब्रोमीन वाटर, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और एल्डिहाइड बिजी हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को, क्यों, क्योंकि वो क्या होता है स्ट्रॉन्ग, थोड़ा माइल्ड होता है, तो माइल्ड होने की वजह से ये इसको साइक्लिक रिंग को यहाँ से बिजी, यहाँ से साइक्लिक रिंग को क्या कर देगा, हार तोड़ देगा और फिर करेगा। समझ रहे मेरी बात को। ऐसे ही क्या होता है कि एल्डिहाइड की रिएक्शन मैंने करवाई थी, एल्डिहाइड की रिएक्शन सोडियम बाइसल्फेट के साथ कराई थी, जब एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर कराया था तब बताई थी। तो एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइड आसानी से क्या कर सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर सकता है, और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है ना, एडिशन कंपाउंड। रिएक्शन का नाम होता है NAR रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये NAR रिएक्शन होती है, परंतु एल्डिहाइड होगा तब तो रिएक्शन होगी, पर यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर की कंडीशन में एल्डिहाइड होगा नहीं, तो ये रिएक्शन नहीं करता। इसका मतलब सोडियम बाइसल्फेट इसके साथ है रिएक्शन नहीं करेगा। तो मतलब क्या होगा कि ग्लूकोज की रिएक्शन शिफ्ट रिएजेंट और सोडियम बाइसल्फेट के साथ नहीं होना, ये इस चीज़ का प्रूफ है कि ग्लूकोज कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। समझने की बात क्या, ये होता है पेंटा एसीटेट। क्या होता है, पेंटा एसीटेट, स्ट्रक्चर पहले भी आ चुकी है ना। पेंटा एसीटेट की जब हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पर तुम्हें पता है नॉर्मल अगर CHO होता तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन करने के बारे में क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। और ये रिएक्शन अपन ने पहले भी पढ़ चुके थे। ऑक्सीजन देता है नहीं देता, हाँ देता है, हाइड्रोक्सिल एमाइन है, ठीक है ना, NH2 है ये, ठीक है ना। हाइड्रोक्सिल एमाइन यहाँ पर क्या बना दिया, ऑक्सीजन बना दिया। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ऑक्सीजन बनाया था, परंतु यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं बनता। इस चीज़ का मतलब, इस चीज़ का प्रूव है कि ये कहीं ना कहीं बिजी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल एमाइन इसके साथ पेंटा एसीटेट के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो पेंटा एसीटेट के साथ हाइड्रोक्सिल एमाइन का नहीं रिएक्शन होना भी इस चीज़ को प्रूव करता है कि ग्लूकोज होता है वो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। ये इंडिकेट्स होते हैं एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप, है ना। ये कह रहा है कि CHO ग्रुप है वो क्या है, अभी फ्री नहीं है, ठीक है ना। तीसरा नंबर प्रूव देखो, तीसरा नंबर प्रूव ये है कि सबसे बड़ा प्रूव है, देख लो। ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म मिलते हैं, एक होता है अल्फा क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक होता है बीटा क्रिस्टलाइन फॉर्म। इसका मतलब ग्लूकोज के 2 फॉर्मेट है,
इसका मतलब दो फॉर्मेट है, अल्फा क्रिस्टलाइन फॉर्म और बीटा क्रिस्टलाइन फॉर्म। अल्फा क्रिस्टलाइन फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट होता है 419 और इसका होता है 423। दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होने की वजह से ये कंपाउंड भी अलग अलग है और कंपाउंड अलग अलग है, परंतु है तो ग्लूकोज ही, तो इसको बोला जाता है अल्फा ग्लूकोज और ये होता है बीटा ग्लूकोज। तो अल्फा ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट 413 और बीटा का 423। इसका मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होने की वजह से ये कंपाउंड भी अलग अलग ही है। ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाएगा, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब दो टाइप की स्ट्रक्चर बने। दो टाइप की स्ट्रक्चर बनती है साइक्लिक स्ट्रक्चर में, एक तो अल्फा और एक है बीटा, है ना। तो ये स्ट्रक्चर तभी बन पाएगी जब ग्लूकोज कौन सी फॉर्मेट में होता है, साइक्लिक फॉर्म में होता है। अल्फा क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज कैसे बनती है, ऑब्टेन होती है क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। देखो कंसंट्रेटेड, ये याद रखना, अल्फा क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज कैसे ऑब्टेन करेंगे अपन, तो क्या ये याद रखना कि क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ेगा अपन को किसका, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। टेम्परेचर 303 केल्विन, टेम्परेचर याद रहे ना रहे पर याद रखना कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का जब अपन क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तब अल्फा क्रिस्टलाइन फॉर्म मिलेगी ग्लूकोज की। और याद रखना क्रिस्टलाइजेशन करेंगे जब हॉट एंड सेचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में केस का बनेगा, बीटा क्रिस्टलाइन फॉर्म ज़्यादा मिलेगी। समझ रहे हैं मेरी बात को। अच्छा होता क्या है सुन लो अच्छे से, जैसे ही ये 5 नंबर का OH इस एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये जो फर्स्ट नंबर का जो कार्बन है वो ढंग से देखना कायरल हो गया। पहले कायरल नहीं था, पहले यहाँ पर क्या था, एल्डिहाइड था, पर अब देखना ये 1 नंबर कार्बन कायरल हो गया क्या, हाँ कायरल हो गया। जैसे ही कायरल होगा तो यहाँ OH की पोजीशन एक बार इधर रहेगी एक बार इधर रहेगी, इस हिसाब से ये दो टाइप के कंपाउंड बनाएगा। अगर यहाँ पर रहती है राइट हैंड साइड में रहे, किस हैंड साइड में रहे, राइट हैंड साइड में रहे, तो इसको नाम देंगे अल्फा। और अगर बीटा, अगर लेफ्ट हैंड साइड में रहे तो इसको बोल देंगे बीटा। तो देखो अल्फा एंड बीटा दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। कौन से आइसोमर है, तो इनको बोला जाता है एनोमर्स। क्या बोला जाता है, एनोमर्स, क्योंकि यहाँ पर एनोमेरिज्म हुई है। कौन सी आइसोमेरिज्म हुई है, एनोमेरिज्म। ये नई टाइप की आइसोमेरिज्म है, ये याद रखना, क्योंकि ये पहले ये कायरल सेंटर नहीं था, पर यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर जैसे ही बनी और साइक्लिक स्ट्रक्चर में याद रखना ए साइक्लिक स्ट्रक्चर में 1 नंबर कार्बन होता है वो कायरल नहीं होता, पर साइक्लिक स्ट्रक्चर में 1 नंबर कार्बन होता है वो कायरल हो जाता है। इसकी वजह से OH की पोजीशन भी डिफरेंट हो जाएगी। OH की पोजीशन अगर राइट हैंड साइड में है तो अल्फा डी ग्लूकोज, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसको बोला जाएगा बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो यहाँ पर ये एल्डिहाइड, ये एक कायरल है, इसे बोला जाता है, इस कार्बन को बोला जाता है एनोमेरिक कार्बन, ये बोला जाता है एनोमेरिक कार्बन। ऐसा कार्बन जो पहले कायरल नहीं था पर 5 नंबर कार्बन के साथ, कार्बन के OH के साथ रिएक्शन करने के बाद में कायरल बना लेता है, कायरल हो जाता है। ऐसा कार्बन जो पहले कायरल नहीं था पर अब कायरल हो गए, इस टाइप के कार्बन को बोला जाता है एनोमेरिक कार्बन, ठीक है ना। और इससे बनने वाले 2 आइसोमर का नाम होगा एनोमर्स। क्या बोले जाएगा, एनोमर्स। तो तुम्हें पूछ ले कि अल्फा डी ग्लूकोज, डी किससे आता है, चलो डी किससे आता है, डी लास्ट के 5 नंबर से आएगा, 5th नंबर से। यहाँ पर OH लेफ्ट हैंड साइड में है ना, राइट हैंड साइड में, इसलिए OH यहाँ राइट हैंड साइड में, इसलिए इसको बोला जाता है डी। और यहाँ पर भी देखना OH राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर इसलिए बोला जाता है इसको डी। तो यहाँ पर डी ग्लूकोज, इतना तो अपन पहले ही पढ़ चुके थे, इतनी डिटेल तो अपन पहले ही पढ़ चुके थे। अब ग्लूकोज के अंदर 2 एनोमर्स डिटेल और आ गई है। तो अल्फा एंड बीटा ये 2 एनोमर्स होते हैं, 2 एनोमर होंगे तो इसको बोला जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज अगर राइट हैंड साइड में है, और बीटा लेफ्ट हैंड साइड में तो बीटा डी ग्लूकोज। ये 2 आइसोमर होते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर जैसी बनती है ग्लूकोज के 2 आइसोमर निकल के आते हैं बाहर की साइड, एक होगा अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरा होगा बीटा डी ग्लूकोज। कोई तुम्हें पूछे कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज होते हैं एनोमर्स, क्या होते हैं, एनोमर्स, ठीक है ना। तो ये कहानी समझ में आनी चाहिए। अब अपन बातें, ये पूरी कहानी हो गई, ठीक है ना। अब देखो कंप्लीट बिहेवियर ऑफ ग्लूकोज कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय ए साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सही बात है। 1 OH ग्रुप एड विद CHO ग्रुप, देखो 1 OH ग्रुप, ये 1 OH ग्रुप एड विद CHO ग्रुप, ठीक है ना। 1 OH ग्रुप एड विद CHO ग्रुप, ठीक है। तो 1 OH ग्रुप एड विद CHO ग्रुप एंड फॉर्म हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। और मैंने बताया था जब एल्डिहाइड कीटोन के अंदर मैंने बताया था कि हेमी एसिटल कैसे बनता है ना, सेमी एसिटल या हेमी एसिटल। तो हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बन जाएगी। ग्लूकोज फॉर्म ए 6 मेंबर साइक्लिक रिंग। देखो कितने मेंबर की है, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर, 6 मेंबर की क्या बनेगी, साइक्लिक रिंग बनेगी। तो ग्लूकोज फॉर्म 6 मेंबर साइक्लिक रिंग इन विच
5 OH group react with the first CHO group and this explain the absence of CHO group। तो ये चीज़ इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि वहाँ पर CHO ग्रुप है नहीं होता। तो ए साइक्लिक स्ट्रक्चर में तो CHO ग्रुप होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में CHO ग्रुप है नहीं होता, क्योंकि वो रिएक्शन कर लेता है 5 नंबर के कार्बन के OH के साथ। समझे बात क्या है ना। दीज टू साइक्लिक फॉर्म एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। देखो ये दोनों की दोनों जो फॉर्म होगी वो इक्विलिब्रियम में रहेगी, है ना, विद ओपन चेन स्ट्रक्चर। किसके साथ? ओपन चेन स्ट्रक्चर है ना। देखो यहाँ पर दो स्ट्रक्चर है, ये तो ओपन चेन स्ट्रक्चर है ना, और ये क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो ये इसमें कन्वर्ट होता जाता है, ये इसमें कन्वर्ट होता रहता है, ये इसमें कन्वर्ट होता रहता है, इसमें कन्वर्ट होता रहता है। कुल मिला के ये इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा। कुल मिला के क्या है? तीनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ठीक है ना। तो दीज टू साइक्लिक फॉर्म एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ओपन चेन स्ट्रक्चर। अच्छा, डिफर ओनली इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट एक नंबर। तो ये दोनों के दोनों जो ग्रुप होते हैं, दोनों के दोनों जो होंगे ग्लूकोज होंगे, वास्तव में वो डिफर होते हैं एक नंबर कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के हिसाब से। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में है तो बीटा, अगर राइट हैंड साइड में है तो अल्फा, ठीक है ना। अब इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अपन घुमाते हैं, इसी स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर दिख रही है तुमको, इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं थोड़ा घुमा के ऐसे लिख दूँ, देखो ये एक नंबर कार्बन दिख रहा है, एक नंबर कार्बन दिख रहा है, ठीक है, ये एक नंबर कार्बन है, एक नंबर कार्बन हो गया। फिर ये 2 नंबर कार्बन लिख रहा हूँ मैं, 2 नंबर कार्बन आ गया। ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दी। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में बताओ, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन है, एक क्या है? ऑक्सीजन है। तो 6 मेंबर की रिंग है और 5 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, ये देख लो। तो ये यहाँ पर ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी ग्लूकोज की। क्या बनेगी? तो देखो ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में ये क्या होगा? 1 नंबर कार्बन, ये रहा 2 नंबर कार्बन, ये रहा 3 नंबर कार्बन, ये रहा 4 नंबर कार्बन, ये रहा 5 नंबर कार्बन। तो ये देखो, ठीक है। तो यहाँ से अच्छे से देखने की कोशिश करना। तो यहाँ पर ये जैसे तुम्हें समझ में आता है, ये 1 नंबर कार्बन है, ठीक है। अब ये 1 नंबर कार्बन दिख रहा है तुमको, 1 नंबर कार्बन, 1 नंबर कार्बन पे क्या है? OH, ठीक है ना। OH और H है, कौन जुड़ा है? 2 नंबर कार्बन पे, 2 नंबर कार्बन पे देखो राइट हैंड साइड में होता है ना, जो राइट हैंड साइड में होगा ना, जो राइट हैंड साइड में होगा उनको तो नीचे लिखा जाएगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो ऊपर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर बताओ, इस स्ट्रक्चर के अंदर अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो बताओ राइट हैंड साइड में क्या है? OH, तो नीचे लिख दिया, ठीक है ना। और लेफ्ट हैंड साइड में 1 नंबर कार्बन पे OH कहाँ है? राइट हैंड साइड में, तो इसे नीचे लिख दिया। और राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन है। 2 नंबर कार्बन पे OH कहाँ है? राइट हैंड साइड में, तो नीचे रखो, ठीक है ना। और 3 नंबर कार्बन पे बताओ लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, 3 नंबर कार्बन पे जो OH है वो कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको ऊपर रखो। ऐसे इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। तो जैसे ही इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर ग्लूकोज की देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसी दिखने को मिल जाएगी। ये 1 नंबर कार्बन दिख रहा है तुमको, है ना, जो ये 1 नंबर कार्बन ये रहा। इसमें बताओ OH कहाँ है? राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में नीचे रखना है, मैंने बोला था, ये रखो। तो 2 नंबर कार्बन में OH कहाँ है? राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, तो नीचे रखो, है ना। फिर देखो 3 नंबर कार्बन में कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको ऊपर रखो, ठीक है ना। इसके बाद में इसकी पोजीशन 4 नंबर कार्बन, देखो 4 नंबर कार्बन में OH कहाँ है? नीचे की साइड में, तो नीचे की साइड में रखो, है ना। राइट हैंड साइड में, तो नीचे रखो, ठीक है ना। अब ये हो गया, तो ये पूरी कहानी हो गई, ठीक है ना। तो इसे बोला जाता है अल्फा डी ग्लूकोज। इससे देखो अल्फा जब OH है नीचे हो, और बीटा जब OH है ऊपर हो। OH ऊपर तभी आएगा जब वो कहाँ होना चाहिए? राइट हैंड साइड में होना चाहिए। किस हैंड में साइड होना चाहिए? देखो जब अपन कहूँ ऊपर की साइड लिखना है, ऊपर की साइड में होना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ पर देखो इसमें बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। बीटा डी ग्लूकोज में कार्बन बताओ कहाँ है? वो कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे OH कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में, तो ऊपर रखो, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगी। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज हो गया, ठीक है, और ये बीटा डी ग्लूकोज हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी ग्लूकोज की, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की, वो पायरेन की जैसी होती है, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिसमें क्या होता है? पायरेन में क्या होता है? पायरेन में होता है क्या? 6 मेंबर की रिंग होती है, जैसे ग्लूकोज के अंदर 6 मेंबर की रिंग है ना। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर किसके जैसी दिख रही है? पायरेन की जैसी दिख रही है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पायरेन की जैसी दिखेगी। तो पायरेन में होता क्या है? पायरेन में क्या होता है? पायरेन 6 मेंबर की रिंग होती है, जिसमें 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5। ये इसमें भी ऐसा ही है, 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर की रिंग है। तो इसका मतलब ये पायरेन जैसी होती है, इसलिए इसको पायरेनोज स्ट्रक्चर बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? दोनों को पायरेनोज स्ट्रक्चर भी बोल दिया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि इसके क्या होती है? एनालिस्टिक होती है,
है ना। तो ये क्या होते हैं, एनालॉगस मान लो, ठीक है। तो ये हो गई इसके बाद, ठीक है। और इन जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है ना, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इस तरीके से, इसको बोला जाता है हॉवर्थ फॉर्मूला। क्या बोला जाता है, हॉवर्थ फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, इसको बोला जाता है हॉवर्थ फॉर्मूला। इसे बोला जाता है अल्फा डी ग्लाइकोपाइरिनोज, बीटा डी ग्लाइकोपाइरिनोज। पाइरिनोज इसलिए क्योंकि ये स्ट्रक्चर कैसे दिखती है, पायरेन्स की तरह दिखती है, पायरेन्स की तरह दिखती है। पायरेन में क्या होता है, 5-6 मेंबर की साइक्लिक रिंग होती है, जिसमें 5 कार्बन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर ग्लूकोज में होती है, ऐसी कंडीशन ग्लूकोज में होती है। तो बायो की एनसीईआरटी में लिख रखा है अच्छे से। बायो की एनसीईआरटी में जब तुम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ोगे तो ग्लूकोज एक पायरेन होता है, ग्लूकोज एक पायरेन होता है, और फ्रक्टोज एक फ्यूरेन होता है। फ्यूरेन क्या होता है, 5 मेंबर की साइक्लिक रिंग होती है, फ्यूरेनोज बोला जाता है, फ्यूरेनोज, ठीक है ना। तो ये याद रखना, ग्लूकोज एक पायरेन होता है और फ्रक्टोज एक फ्यूरेनोज होता है। फ्यूरेनोज मतलब 5 मेंबर की साइक्लिक रिंग जिसमें क्या हो, 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन हो। बाकी बातें फ्रक्टोज की करेंगे, वो ब्रेक के बाद ही करेंगे, ठीक है।